नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में। हमने चर्चा की मूल्यवर्धित विधि और उत्पाद विधि की। भारत में भी जीडीपी कैलकुलेशन में मूल्यवर्धित विधि अर्थात जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड का उपयोग किया जा रहा है। तो इस विधि को हम विस्तार से क्रमिक रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उसकी हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये व्यवहारिक पद्धति है और इससे उत्पादन क्षेत्र की व्यापक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जा रहा है और किस क्षेत्र में उत्पादन का मूल्य क्या है उसकी स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने निकल के आती है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि मूल्यवर्धित विधि द्वारा अर्थव्यवस्था की उत्पादन इकाइयों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का अथवा एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग द्वारा जोड़े गए मूल्यवर्धित को मापने के लिए किया जाता है। मूल्यवर्धित विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहले बाजार मूल्य पर जोड़े गए सकल मूल्य अर्थात जीवीए एट मार्केट प्राइस, उसके पश्चात बाजार मूल्य पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और फिर साधन लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य अर्थात नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की गणना क्रमिक रूप से की जाती है। इस क्रम में हम जीवीए का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि जीवीए मार्केट प्राइस क्या होता है। तो बाजार मूल्य पर उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती खपत को घटाने पर बाजार मूल्य पर जोड़े गए सकल मूल्य ज्ञात हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हमने पहले अध्ययन किया कि उत्पादन के किसी स्तर पर आउटपुट का जो उत्पादन हुआ है उसका बाजार मूल्य क्या है और उस उत्पादन में लगने वाले इनपुट अथवा आगतों के बाजार मूल्य क्या है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। अर्थात आउटपुट प्राइस माइनस इंटरमीडिएरी कंजम्पशन जो हमने उसके अंतर्गत किया है। तो एक वर्ष के अंदर मान लीजिए उत्पादन आउटपुट की इकाइयाँ हैं 5000 इकाइयाँ और उनके प्रति इकाई मूल्य यदि 10 रुपये हो तो कुल आउटपुट का मूल्य हो जाएगा 5000 इंटू 10 बराबर 50,000 रुपये। तो इसके अलावा आउटपुट का जो भौतिक मात्रा है उसकी अनुमान कैसे लगाया जाता है कि इस वर्ष के अवधि के दौरान कुल कितनी बिक्री हुई तथा क्लोजिंग स्टॉक कितना था और ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो कुल बिक्री उसमें जोड़ेंगे हम इस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक और उसमें से माइनस करेंगे इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक, अर्थात उत्पादन की वह मात्रा जो पिछले वर्ष उत्पादित की गई लेकिन बिक नहीं पाई और इस वर्ष वो अपने स्टॉक में उपलब्ध थी। तो यहाँ चेंज इन स्टॉक का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टॉक में कितना परिवर्तन आया उस वर्ष की अवधि में। चेंज इन स्टॉक CIS, ये आप नोटेशन आप देखेंगे जब भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवीए के आंकड़ों को आप देखेंगे तो वहाँ एक नोटिफिकेशन या कह सकते हैं एक नोटेशन वहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है CIS, तो उसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक से तात्पर्य है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था और ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो दोनों का जो अंतर रहेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा स्टॉक में नेट चेंज को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक में पिछले वर्ष के अनसोल्ड आउटपुट का मूल्य शामिल होता है और यह चालू वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक का कार्य करता है, यह निर्माण करता है। इस प्रकार ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में से घटाया जाएगा तो चालू वर्ष में बिना बिके माल का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारा चेंज इन स्टॉक या स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। इसी क्रम में हम आगे चर्चा कर सकते हैं कि मध्यवर्ती जो खपत है विशेष रूप से उत्पादन अवधि के अंतर्गत किसी अन्य उत्पादन इकाई से एक उत्पादन इकाई द्वारा खरीदी गई गैर टिकाऊ वस्तु और सेवाओं को मूल्य को इंगित करती है। तो मध्यवर्ती खपत इंटरमीडिएरी कंजम्पशन, इसमें वही सामान आएगा जो गैर टिकाऊ हो और जो अन्य फर्मों या उद्योगों द्वारा उत्पादित हों और हमारे यहाँ उत्पादन में किसी फर्म द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से मध्यवर्ती उपभोग हमें बताता है कि किसी फर्म के द्वारा उस निश्चित समयावधि में जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं खरीद की गई हैं
उनका उसने या तो उत्पादन में प्रयोग किया है या उनको पुनः बिक्री हेतु उपयोग किया है। तो GVA या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की गणना का सूत्र हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GVA में जो हमें इंगित करता है वो ये बताता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में आपका मूल्यह्रास भी शामिल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार मूल्य पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य। इसको ज्ञात करने के लिए हम GVA एट मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास को घटाते हैं। चूँकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास भी शामिल होता है और मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें नेट वैल्यू एडेड या शुद्ध मूल्य वर्धन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र आपके सामने स्पष्ट है। इसके पश्चात एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम ज्ञात करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमने पहले भी राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में अध्ययन किया है। तो यहाँ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि बाजार मूल्य से साधन लागत ज्ञात करने के लिए किसी भी अवधारणा को उसमें अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है और सब्सिडी अनुदान की राशि जोड़ी जाती है। तो यहाँ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटाया जाएगा और सब्सिडी अनुदान की राशि जोड़ी जाएगी। या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना हो GVA एट मार्केट प्राइस से तो उसमें से पहले मूल्यह्रास माइनस करेंगे, फिर अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे और अंत में इसमें सब्सिडी जोड़ देंगे तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाएगा। और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट से हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी और इसकी सहायता से हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए आगे की प्रविधि इस प्रकार से है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एक क्षेत्र के लिए प्राप्त हो जाएगी, इसको सभी क्षेत्रों के लिए ज्ञात करके उनका योग प्राप्त किया जाएगा और वो योग जो होगा हमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देगा। और इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से जोड़ेंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। यही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो ये प्रक्रिया एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि मूल्यवर्धित विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सर्वप्रथम उत्पादन क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जा कर के नेट वैल्यू एडेड ज्ञात किया जाएगा एट मार्केट प्राइस और उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटाकर सब्सिडी जोड़कर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात किया जाएगा। और अर्थव्यवस्था के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी और उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों की नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट का योग लिया जाएगा। वो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्रदान करेगा और इस NDP एट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA का योग किया जा करके NP एट फैक्टर कॉस्ट या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्यवर्धित विधि से हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बड़ा आसान है और ये अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन और उनकी मात्रा और उनके मूल्य की सूचना हमें स्पष्ट रूप से प्रदान करती है।